हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत ये 10वीं क्लास है। अगर आप लोगों ने अभी तक 9 क्लास ना देखी हो तो उनको देख लीजिए जाके। और हम लोग के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का जो चैप्टर है वो हम लोगों का तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। ठीक, तो जो कल था तीसरे चैप्टर का वो पहली क्लास थी। क्या था? शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से थे। यहाँ से हम लोग का तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने प्रॉपर वे में नोट्स भी बना लिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा है क्लास और जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो लोग क्लास भी देख लीजिए और नोट्स भी बनाते चलिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको क्लास भी देखना और नोट्स भी बनाते चलना और रिवीजन भी करते चलना है। तो और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोगों का पॉइंट है वो है चौथा पॉइंट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ठीक, अब ये निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या होता है, ठीक इसके बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम्स। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों ने वहाँ तक चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ ली होगी। और हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत के बारे में। चलिए समझते हैं निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या होता है। किसी कार्य को करने के लिए कोई उद्देश्य जरूरी होता है, ऐसे ही प्रत्येक पाठ का कोई उद्देश्य जरूर होता है। कह रहे हैं कि किसी कार्य को करने के लिए क्या होता है, उद्देश्य यानी एम होना जरूरी होता है। होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही प्रत्येक पाठ का कोई उद्देश्य जरूर होता है, यानी कोई पाठ है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, जरूर होता है। मान लीजिए आप लोग बीटी से कर रहे हो तो आप लोग का एक उद्देश्य है ना कि आगे चल के हम लोग क्या करना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो वही कहा गया है कि कोई भी कार्य करने के लिए उसका क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अगर शिक्षक को शिक्षण को कराने का उद्देश्य नहीं पता होगा तो शिक्षण कभी भी अच्छे से नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हैं कि अगर शिक्षक को यानी अध्यापक को शिक्षण यानी पढ़ाने का उद्देश्य नहीं पता है तो फिर शिक्षक क्या होगा, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। मतलब कि जो शिक्षक है तो जब पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे क्या होंगे, अच्छे समझेंगे नहीं तो शिक्षण विधियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं होंगी। इसलिए क्या कहा गया है कि शिक्षक को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है, तभी जो पढ़ाने की विधि वो क्या हो पाएगी, अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो वही कहा गया कि अगर शिक्षक को शिक्षण को कराने का उद्देश्य नहीं पता है तो शिक्षण कभी भी अच्छे से नहीं हो सकता है। वही कहा गया कि मतलब अगर अध्यापक को ही नहीं पता है किस तरीके से पढ़ाना है तो क्या शिक्षण अच्छे तरीके से हो पाएगा, यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी ना। तो वही कहा गया। इसके बाद क्या कह रहा है, अगर पाठ का शिक्षण का कार्य का उद्देश्य निश्चित होता है तो वह सरल, सुगम, रुचिकर, स्पष्ट होता है। अब क्या करें कि अगर पाठ का शिक्षण का कार्य कैसा होता है, उद्देश्य होता है और निश्चित होता है तो वह सरल, सुगम और रुचिकर और स्पष्ट होता है। कह रहे हैं कि अगर जो शिक्षण है अगर वो अच्छा होगा तो फिर क्या होगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, सुगम लगेगा और रुचिकर यानी इंटरेस्ट आएगा और सरल भी लगेगा। अगर मतलब अच्छे तरीके से टीचर समझाएंगे, जब टीचर ही अच्छे से नहीं समझाएंगे तो फिर बच्चों को क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा और बोझ लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं बहुत यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है हमारा वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए कोई उद्देश्य जरूर होता है, ऐसे ही प्रत्येक पाठ का कोई उद्देश्य जरूर होता है। अगर शिक्षक को शिक्षण को कराने का उद्देश्य नहीं पता होगा तो शिक्षण कभी भी अच्छे से नहीं हो सकता है। अगर पाठ का शिक्षण का कार्य का उद्देश्य निश्चित होता है तो वह सरल, सुगम, रुचिकर और स्पष्ट होता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, निश्चित उद्देश्य का जो सिद्धांत उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। हम लोग का जो पाँचवां आ रहा है वो आ रहा है जीवन से संबंध स्थापित का सिद्धांत, यानी जीवन से संबंध स्थापित करने का क्या सिद्धांत है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात बताई गई है। अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा
कहा जाए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन से सन में शिक्षा से जोड़ने का काम मतलब शिक्षा को जोड़ने की बात की गई। तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक, भी शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात की गई। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वो कौन सी है, 2005 है, जिसमें क्या किया गया है, शिक्षा को जीवन से जोड़ने की बात की गई है। अब कह रहे हैं बच्चे को विद्यालय या घर में ऐसी शिक्षा देना चाहिए जो उसके भविष्य में जीवन जीने के काम आए। अब क्या कहा जा रहा है कि बच्चे को विद्यालय और घर में कैसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसके भविष्य यानी आगे आने वाले फ्यूचर में क्या हो, काम आ सके। तो अध्यापक को भी इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि उनके जीवन में क्या हो, बच्चों को समझ में आए तो वो आगे क्या कर सके, अपने लाइफ को सरल बना सकें, ठीक। और जो घर में पेरेंट्स हों, माँ बाप और भी जो लोग हों, तो बच्चों को इस तरीके से समझाएं कि बच्चों को क्या हो, शिक्षा आगे भविष्य में काम आ सके, ठीक। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गए। इसके बाद जब हम लोग को छठवां आ रहा है वो आ रहा है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। तो चलिए अब वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सभी बालकों में अपनी आयु के अनुसार रुचियाँ, योग्यताएँ, अभिवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। ये क्या कह रहे हैं कि सभी बालकों में अपनी आयु के अनुसार रुचियाँ, योग्यताएँ, अभिवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। सही बात है, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो गुड्ढा गुड़ियों से खेलता है या खेलती है मान लीजिए, और जो फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर थोड़ी ना खेलता है, ना। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि सभी बालकों में अपनी आयु के अनुसार रुचियाँ, योग्यताएँ, अभिवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं कि नहीं होती हैं। तो वही चीज़ है, सोचने की भी क्षमता अलग अलग होगी। छोटा जब बच्चा होगा तो नहीं पता रहता है किस तरीके से किससे बात करनी है, कहीं पर भी कुछ भी बोल देता है, कहीं पर भी रोने लगेगा, कहीं पर भी जिद करने लगता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार, तो उसे पता चल जाता है कि हमें किस तरीके से कहाँ पर बात करनी है। तो वही कहा गया है कि सभी बालकों में अपनी आयु के अनुसार रुचियों, योग्यताएँ, अभिवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं ना, अलग अलग। इसके बाद चलिए आप लोगों को ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग को जो सातवां आ रहा है वो आ रहा है नियोजन का सिद्धांत। चलिए अब जानते हैं कि नियोजन का सिद्धांत क्या मतलब कह रहा है हमारे नियोजन का सिद्धांत। ये कह रहा है किसी कार्य को या शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह योजना बनाकर किया जाए, क्योंकि योजना पूर्ण तरीके से किया गया कार्य जल्दी पूर्ण होता है। क्या कह रहे हैं कि कोई भी कार्य या शिक्षण मतलब शिक्षा बच्चों को किस तरीके से देनी, तो उसका क्या मतलब कह रहा है किसी कार्य या शिक्षण को सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि वह योजना बनाकर किया जाए, प्लानिंग जिसको बोलते हैं। कह रहे हैं कोई भी कार्य हो तो उसको क्या करना चाहिए, प्लानिंग बनाकर चलना चाहिए। इससे क्या होगा, कार्य बहुत अच्छी तरीके से होगा, ठीक। कोई भी कार्य हो मतलब आप लोग उसको प्लानिंग बना के चलिए, जल्दबाजी में ना करिए। तो वो एक आ गया कि योजना पूर्ण तरीके से किया गया कार्य क्या होगा, जल्दी पूर्ण हो जाता है और अच्छा भी रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी काम हो जल्दीबाजी में नहीं करना है, अच्छे से प्लान कर लेना है तब करना है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है अध्यापक को कक्षा में विषय पढ़ाने से पहले उससे किस प्रकार बच्चों को समझाना है और क्या क्या इसकी योजना पहले से बना लेनी चाहिए। कह रहे हैं कि जो अध्यापक होते हैं यानी टीचर, क्लास में उनको क्या पढ़ाना है तो इसकी योजना क्या करना चाहिए, पहले से ही बना लेना चाहिए। देखा होगा आप लोगों ने, स्कूल नहीं होते वहाँ पे बेला लगा करती, हर सब्जेक्ट का एक पीरियड होता है कि पहले पीरियड में कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, दूसरे में कौन पढ़ाया जाएगा, सब व्यवस्थित ढंग से नहीं चीज़ें चलती हैं। तो वही कहा गया कि अध्यापक को क्या करना चाहिए, कक्षा में विषय पढ़ाने से पहले उसे किस प्रकार बच्चों को समझाना और क्या इसकी योजना पहले से बना लेनी चाहिए। जैसे टीचर हैं तो उनको पता होना चाहिए कि अगर बच्चों को मैथ सिखानी है तो बच्चों को क्या करें, खेल के माध्यम से सिखा दें। जैसे उनको गिनती सिखानी है तो क्या करें, बच्चों से बोल देंगे छोटी छोटी गोलियां ले आओ, वही मतलब कि इस तरीके से बच्चों को इंटरेस्ट भी है और बच्चे क्या कर सकें, पढ़ भी सकें। जैसे क्या है, गणित का ज्ञान, सामाजिक अध्ययन का ज्ञान, तो वही कहा गया कि जैसे मैथ का ज्ञान अच्छा होगा और सामाजिक अध्ययन का ज्ञान अच्छा होगा, तब जब टीचर को अच्छे से ज्ञान पता होगा तब वो क्या करेंगे, बच्चों को भी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोगों का आठवां है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय वो बच्चों के अनुकूल हो और भिन्न
भिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि पाठ्य सामग्री के चयन के सिद्धांत, यानी जब बच्चा क्या कर रहा हो, पाठ्य सामग्री को चुन रहा हो, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को यानी अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य सामग्री का चयन करते समय वह बच्चों के अनुकूल हो, यानी बच्चे के अनुसार हो, कि बच्चे उसे क्या कर सके, समझ सके। और भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तरों के बच्चों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा किस हिसाब का है, वो किस धर्म से है। तो इन सब चीज़ों के बारे में टीचर को क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उसी हिसाब से क्या करना चाहिए, बच्चों को पाठ्य सामग्री देनी चाहिए। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। जो हम लोग शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत थे वो यहीं तक के थे। कितने थे टोटल? तो जो हम लोगों के क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण का सिद्धांत के अंतर्गत आता है? क्या कह रहा है? कह रहा है पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना, यानी पाठ के तत्वों को क्या करना है, बार बार पढ़ना है। तो ये किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पहला कह रहा है नियोजन का सिद्धांत, दूसरा कह रहा है प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक, क्या कह रहा है? पहला कह रहा है नियोजन का सिद्धांत, दूसरा कह रहा है प्रेरणा का सिद्धांत, फिर तीसरा जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आवृत्ति का सिद्धांत, चौथा कह रहा है चयन का सिद्धांत। ठीक, पहला क्या कह रहा है नियोजन का सिद्धांत, दूसरा कह रहा है प्रेरणा का सिद्धांत, फिर तीसरा कह रहा है आवृत्ति का सिद्धांत और चौथा कह रहा है चयन का सिद्धांत, जिसमें क्या हो पाठ को बार बार पढ़ा जाए। तो वो क्या होता है हमारा आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक, आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत ही हम लोग क्या करते हैं, पाठ को बार बार दोहराते हैं और तथ्यों क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले क्या पढ़ा, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, यानी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में जाना। ठीक, इसके बाद फिर जो हम लोगों ने दूसरा पढ़ा वो था हम लोगों का जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, यानी जीवन से संबंध हमें किस प्रकार स्थापित करना, उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा। ठीक, फिर जो हम लोग का था वो था व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ा। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में। फिर नियोजन का सिद्धांत के बारे में पढ़ा। ठीक, इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या जाना, क्वेश्चन आंसर। फिर पढ़ा पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन आंसर करा कि इस पाठ में क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम लोग अगली क्लास से क्या करेंगे, दूसरे चैप्टर कि जो हम लोग का चौथा चैप्टर होगा उसको उठाएंगे और प्रॉपर वे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।